हेलो फाइटर्स, वेलकम टू वेक ऑन जीएफ फाइटर्स। दिस इज सौरभ तिवारी एंड यू एट जीएफ फाइटर्स। दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच कक्षा 10वीं 2025 का बोर्ड पेपर लेकर के आए हैं। आज हम इस लेक्चर में इस पेपर को पूर्ण रूप से हल करने वाले हैं। बिल्कुल लिख लिख करके बताएंगे, एक एक शब्द का एक एक गद्यांश को हल करेंगे आप सभी के बीच, है ना। और साथ ही साथ आपको ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार कापियां बोर्ड एग्जाम में लिखी जाती है, किस प्रकार के सीक्वेंस में लिखने पर आपको बोर्ड एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देता है। चलिए बिना देरी किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और आप भी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ इस प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से हल करिए। तो एक बार फिर से आप सभी लोग अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हिंदी का पेपर आता है बोर्ड एग्जाम में, वो 70 नंबर का होता है। कक्षा 10वीं के लिए 70 नंबर का पेपर होता है आपका, जिसमें से आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलते हैं। ठीक, फिर देखेंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। सभी प्रश्न पत्र करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। इस प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से दिए गए 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट उत्तर पत्रिका पर नीले अथवा काले बाल पेन से सही विकल्प पर गोले को अच्छी तरह से रंग कर देना है। आपको एक ओएमआर शीट दिया जाएगा। ओएमआर शीट हम आप सभी को दिखाए हैं, नहीं देखे हो तो एक बार फिर से दिखा देते हैं। मिनट रुकिए। कुछ इस प्रकार ओएमआर शीट आप सभी को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, देखिए, है ना। आज आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन चीजें से हमने सीक्वेंस में हर एक चीज कंप्लीट करके लेकर के आए हैं। देखिए, ओएमआर शीट लेकर के आए हैं, प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। 18 फरवरी को आप जब पेपर देने जाओगे ना, तो एक बार जरूर जीएफ फाइटर्स को याद करोगे, क्योंकि आज जो चीजें हम कराने वाले हैं आप सभी के बीच में, शायद ही कोई टीचर यूट्यूब पर ऐसे कराता होगा। हर एक चीज देखिए लिख लिख करके लेकर के आए, खुद के हाथ से लिखा हुआ, है ना। देखिए कैसे पेपर में आप सभी को लिखना है। तो देखिए, अब आपको जो मार्कशीट मिलेगा कुछ इस प्रकार मिलेगा, देख लिए। इस पे आपको पेपर कोड लिखना होगा। फिर देखिए, इसमें विकल्प का चयन करना होगा, किस प्रकार विकल्प में लगाया जाता है। जिन लोगों को ओएमआर शीट भरना नहीं आता, हमने यूट्यूब पर ओएमआर शीट भरना बता दिया है। अब चलिए देखिए, प्रश्न पत्र को हम हल करते हैं। दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र को 2 खंडों में डिवाइड किया गया, पहला और ये। पूर्ण रूप से इसमें हम सभी को हल करेंगे। खंड आ पर चलते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होता है 20 नंबर का। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। अब चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सेवा सदन उपन्यास है प्रेमचंद्र, मोहन राकेश, नंदू, हाँ, नंद दुलारे वाजपेयी, श्रीलाल शुक्ला। अब आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, प्रेमानंद। क्या है? प्रेमानंद। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। दुलाई वाली कहानी के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल, किशोरी लाल गोस्वामी, बांग महिला, राही मासूम रजा। अब आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बंग महिला है। कौन सा? दूसरा का सी नंबर सही होगा। ये देखिए, दूसरा का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर देखिए, आलोचकों ने गद्य की कसौटी कहा है नाटक को, निबंध को, कहानी को, उपन्यास को। अब आप बताइए किसको कहा गया है। नाटक को। पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, जो जो विकल्प आपको महत्वपूर्ण लग रहे हैं उनको कॉपी में लिखिए, क्योंकि 18 तारीख को आपके बोर्ड एग्जाम है, 18 फरवरी को, है ना। तो जब अभी से आप स्टार्ट कर दो कुछ चीजों को सीरियस लेना, तभी आप अच्छे प्रदर्शन कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। आलोचकों ने गद्य की कसौटी कहा है नाटक को, निबंध को, कहानी को, उपन्यास को। किसको कहा है? निबंध को कहा है। किसको कहा है? निबंध को कहा है। देखिए क्वेश्चन, किसको कहा है? निबंध को कहा है। स्मृति की रेखा, रेखा चित्र की रचनाकार है प्रकाश चंद्रगुप्त, अज्ञे, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा निर्धारित है या मानी जाती है। तो कब से कब तक है? 1850 तक, 1850 से सन 1900 तक, या सन 1800 सर
सन 1918 से 1938 तक, या 1936 से 1943 तक, या 1950 से अब तक? अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 1918 से 1938 तक है। कब से कब तक? 1918 से 1938 तक। फिर देखिए, शिवराज भूषण के रचनाकार हैं भूषण, बिहारी, देव, केशव, कौन है? अब आप बताइए। भूषण है। शिवराज भूषण के लेखक कौन है? भूषण है। भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी प्रसाद द्विवेदी। अब कौन माने जाते हैं? आप बताइए। तो कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 में ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। तो किसमें प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में। अठवा का डी ऑप्शन इज राइट। लोकनायक के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत, नौवा का ऑप्शन नंबर 20 राइट। ऐसे ही विकल्प आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। और इस प्रकार का ओएमआर शीट रहेगा। आपको क्या करना, मान लीजिए कि 8वां का बी नंबर सही है, तो आप क्या करोगे? बी पर ऐसे ऐसे गोला लगा दोगे। देखिए ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। एक वीडियो हमने बनाया यूट्यूब पर, ओएमआर शीट किस प्रकार भरते हैं, क्या क्या गलतियां करने से नंबर कट जाते हैं और किस प्रकार ओएमआर शीट भरना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के देख लीजिए। फिर देखिए, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है उर्वशी, निहार, रसिम, नीरज। तो कौन सी है? उर्वशी जो है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्रश्न नंबर 11 है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? हास, भेद, शांत, वीर। तो किसका है? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, है ना। रोला छंद में चरण होते हैं 4, 3, 2, 8। कौन कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। रोला छंद में 4 चरण होते हैं, है ना। फिर देखो, चरण कमल बंदो हर राई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। तो कौन सा है? रूपक अलंकार। यहाँ चरण के कमल के समान तुलना की जाती है। माता पिता में प्रयुक्त समास है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधार समास। तो क्या है? द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। फिर देखो, चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची सलिल, अमय, राकेश, सरोज, सरोवर। तो क्या है? सलिल चंद्रमा का पर्यायवाची है। आपसे हम एक छोटा वादा करते हैं कि जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम होगा 18 तारीख को, है ना, बस ऐसे ही आप हमारे साथ पेपर को सॉल्व करते चलिए, बैठ जाइए पेन कॉपी लेकर के और एक एक क्वेश्चंस को हल करते हुए हमारे साथ चलते रहिए। क्वेश्चंस को उतारते रहिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे, है ना। फिर आप देखिएगा 18 तारीख को केवल आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा कि हाँ, मैंने सही समय पर जीएफ फाइटर्स को चुना था और बेहतरीन तैयारी कराई है और अच्छे नंबर आए हैं जिससे। देखिए, सहोदर में प्रयुक्त उपसर्ग है सह, सु, दर और उप। उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़ता है, तो सह, है ना। 16 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा युवाम, त्वम, तोई, युवम। का हुई? तुम होगा। क्या होगा? तुम होगा। यानी 17 का बी नंबर सही होगा। फिर देखिए, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 1। 2, 1, 3, 4 कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। 18 का डी नंबर सही होगा। क्रमवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की, भाव की, कर्म की, क्रिया की। किसकी होती है? कर्म की होती है। किसकी होती है? क्रिया की। ओ सॉरी, कर्म की। चलिए अगले। फिर देखिए, शब्दों का सार्थक समूह जब अपनी पूर्णतया और व्यवस्थित पदक्रम को प्राप्त करता है तो कहलाता है वाक्य, वर्णमाला, अक्षर या पद। शब्दों का सार्थक समूह जब अपनी पूर्ण अर्थ को व्यवस्थित करता है तो क्या कहलाता है? हम आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाक्य। तो दोस्तों, ये रहा हमारा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका हम सोल्यूशन कर चुके हैं, है ना। अब हम आपको बताने वाले हैं खंड बा, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न आते हैं और उस प्रश्न के हल भी हम आप सभी के साथ लेकर के आए हैं। देखते जाइए। और इसी लेक्चर में हम इस प्रश्न के क्वेश्चन को करें, इस प्रश्नों को करेंगे और साथ ही साथ सोल्यूशन यानी उसके हल को भी देखेंगे।
जिन लोगों ने जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया भैया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जितना भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाए यूट्यूब पर, है ना, आप सभी के फोन पर जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन उसका पहुंचे और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं खंड बा। खंड बा में है वर्णनात्मक प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखिए। अब आपके बता दें गद्यांश के दुठो गद्यांश आई आपके बोर्ड में है ना, जिसमें से किसी एक का करेक्ट रही। जैसे पहला गद्यांश यह है, दूसरा गद्यांश यह है अथवा लाग है। अब दोनों में से किसी एक का करवो, आपका 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिली, कितना मिली 6 नंबर। अब चलो एक गद्यांश के हल भी देख लिया जाते। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है कि वह यह है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना नहीं हमारे देश का प्राण है, चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई है। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सबसे यह एकता है, यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अब देखिए क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखोगे, तो पहले आप क्या करोगे कि देखिए प्रश्नोत्तर, आप जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 21 है, देखो प्रश्नोत्तर नंबर 21 है तो क्या करोगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाल दोगे। ठीक, अब फिर देखो का करेगा ना, तो संकेतांक डाल दोगे। और दूसरी बात, अब इसको यहां से यहां तक और उसके बाद फिर यहां से यहाँ तक ऐसे लिख ले, वो संकेत हो जाएगी। ठीक, अब क्या करो, कहते कि उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखो। अब उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। इस प्रकार जब आप संदर्भ लिखते हो, देखिए ये इस प्रकार जब आप संदर्भ लिखते हो बोर्ड एग्जाम में, तब एग्जामिनर आपका 75 नंबर देते भैया, वैसे ना ही देते। फिर देखो जेका लगा था कि जीएफ फाइटर्स का पेपर नहीं करावा जाता है, खाली मस्ती करा जाता है, बच्चों साथ खिलवाड़ होते भैया। कभी टिको लेक्चर पर जाकर के पूरी लेक्चर देखो, फिर लास्ट में कंक्लूजन निकाल के आप कमेंट करो कि किस प्रकार पढ़ाई होते जीएफ फाइटर्स पर। हवाबाजी ना होते, खाली तू का लगत है ना। देखिए अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है फिर देखो हमारे देश का प्राण क्या है। फिर उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हमें यहां से यहां तक की व्याख्या कर रखा है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश का प्राण है। अब देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि इसी नैतिक चेतना सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे देश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई है। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वह उन सब से यह एकता है। अब देख लो संदर्भ का है, व्याख्या का आवत है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतवासियों की संपूर्ण वश एकीकृत चेतना शक्ति ही इस देश का जीवन है। बिना इसके देश का जीवन नहीं संभव है। ऐसी चेतना शक्ति जो नैतिकता पर आश्रित है, से हमारे देश के सभी शहर, गांव और सभी प्रदेश, सभी धर्म और उनके मानने वाले विभिन्न संप्रदाय, इन संप्रदायों के विभिन्न वर्ग और इससे संबंध जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां इनमें सभी तरह की विभिन्नताएं और विशेषताएं फैली हुई हैं, वही उस सब में एक एकता है। देखिए वही उन सब में एक एकता है। इस प्रकार जब इस प्रकार आप गद्यांश का व्याख्या करते हो, तब एग्जामिनर आपको पूर्णतया नंबर हिंदी में देगा। देख लीजिए किस प्रकार किया जाता है, तो आप भी गलतियां मत करिए। ऐसे जब सीक्वेंस से आप लिखोगे, हेडिंग बाय हेडिंग का प्रयोग करना है ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे देश का प्राण क्या है। तो देखो संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। अब फिर आगे देखो क्वेश्चन का कहता है, ये होगा अथवा लगा है। अब फिर क्या है, खा वाला।
वहां किसी के एक कई लियो। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन है 22 के युमा द्विपदांश पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 6 नंबर के यह हो रही यहाँ द्विपदांश आपसे पूछा जाये, जमा में से किसी एक पदांश के आप हल करके और व्याख्या जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो कह दे, वो आपका 6 नंबर मिली। लेकिन द्विपदांश में से किसी एक का देखो, निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित प्रश्नोत्तर के उत्तर दीजिए। पुस्तक देखो, पुरते निकासी रघुबीर बधु, धीरे धीरे दे मग में डग दुई, झल की भरी भाल कन जल की, फुट सुखी गई मधुराधर वे, फिर बुझत है चालनो अब केतिक, पर्ण कुटी कहियो कित है, पिए की लख आतुरता पिए की, अखियां चारु चली जल है। फिर देखिए, छड़ मार दिया कोड़े से, छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से, छड़ भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था सुर रक्त पीने का यह रण चंडी जिब पसार चढ़ी। अब आपको इस प्रकार के गद्यांश दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिनमें से आपको किसी एक गद्यांश को हल करना रहेगा। अब फिर देखो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा था कि पुरते निकासी रघुवीर बधु, धीर दिए मग में डंग दुई, झलकी भरी भाल कनी जल की, और फुट सूखी गए मधुराधर वे, फिर बुझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी कहियो कितु, पिए की लख आतुरता पिए की, अखियां अति चारू चली जल जय। देखो फिर आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर 22 डालना है, उसके बाद संकेत फिर लिखना है। संकेत लिखना बहुत जरूरी भैया, और इसे डैश अंडरलाइन कर लिया क्यों, ठीक, संकेत ही आपका बेहतर नंबर दवाई। पुरते जल, इस प्रकार संकेत आप डालोगे। फिर क्या करोगे, संदर्भ लिखोगे। अब संदर्भ में देखो, सीरियल से जब आप लिखा तो आपका बेहतर नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलता है ना। एग्जामिनर क्या चाहते हैं कि आप सीक्वेंस से और सरल भाषा में सब कुछ लिखो, जिससे उसको कॉपी चेक करने में आसानी हो और वो भी आपको अच्छा नंबर दे। फिर देखो संदर्भ का है, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। जब इस प्रकार आप संदर्भ लिखा था तब एग्जामिनर का लगा था कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, अपनी मर्जी से बेहतर लिख के आवा है, तो उसे और आपके नंबर बढ़िया मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कॉपी लिखे में क्लियरिटी। फिर देखो प्रसंग, कवि ने इस पंक्ति में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मौखिक वर्णन किया है। प्रसंग डाल देते तो और लो 4 चांद लाग गया आपके कॉपी पे यहाँ। फिर देखो व्याख्या का था कि उपयुक्त गद्यांश के व्याख्या करो, या देखो पद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगी और उनके सुंदर ओठे थकान के कारण सूख गई। फिर देखो काव्य सौंदर्य जो है, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक, अब फिर देखो आगे, फिर देखिए भाषा रस एवं मधुर ब्रज। देखो लिखा, भाषा रस और मधुर ब्रज, शैली चित्रात्मक और मुक्त, और छंद सोव्या छंद है ना। अलंकार, माथे पर पसीने की बूंद के आने, ओठों के सूख जाने में है ना, स्वाभाविक तथा कैतिक पढ़ करते कार्यो कित में अनुप्रास। फिर देखो प्रश्नोत्तर नंबर 23। अब प्रश्नोत्तर नंबर 23 पाए जाओ। प्रश्नोत्तर नंबर 23 देखो क्या कहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर के द्वि संदर्भ के और 3 नंबर व्याख्या के। 5 नंबर के आपका ई मिलत है संस्कृत। संस्कृत का कहता है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब देखो 23 नंबर, द्विठो गद्यांश संस्कृत के आई, जमा में से किसी एक गद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या करे रही और 5 नंबर आपका मिली। ठीक उसी प्रकार पद्यांश में भी द्विपद्यांश दी और किसी एक पद्यांश के संस्कृत सहित व्याख्या करे रही, जेके आपका 5 नंबर मिली। अब देख लो का है, एषा नगरी भारतीय संस्कृत से
संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति इति यो संस्कृत वाग्मय संस्कृतश्च आलोकः सर्वत्र प्रस्तुतः मुगल युवराजः दारासिकोह अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् आकरोत् सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभृता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारिता। अब देखिए आप इसका अनुवाद कैसे करोगे, फिर आप देखिए प्रश्नोत्तर लिखिए सीक्वेंस से, फिर अंडरलाइन करिए, फिर संकेत लिखिए ऐसा नगरी डॉट डॉट का कारिता। अब संदर्भ देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। फिर देखो अनुवाद, अब इस प्रकार जब आप लिखो तो आपका बोर्ड एग्जामिनर बढ़िया नंबर दे भैया। देखो अनुवाद, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। फिर देखो मुगल युवराज दारा सिकोहा ने भी आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया तथा वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। देख लीजिए फारसी भाषा में कराया। फिर अगला क्वेश्चन जो आपका आएगा, देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर का आप देखिए कि सब नीचे दिए गए पदांशों में से किसी एक पदांश एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 5 नंबर के पदांश भी आवत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्येत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् भवेत्, अथवा मान हित्वा प्रिय भित्वा क्रोधिं हित्वा न शोचित, कामां हित्वार्थवान् भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। अब आप देखिए प्रश्नोत्तर नंबर आप 24 डाल देवो। देखो प्रश्नोत्तर संख्या दोनों है 24। फिर देखो संकेत लिखोगे, संदर्भ लिखोगे, फिर प्रसंग लिखोगे, अनुवाद लिखोगे। जब इतना चीज आप लिखबो तब आपका 5 नंबर मिली पूर्तिया। देखो का कहा गया, वहां का लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः भाग् भवेत्, ये आपके संकेत होगा। संदर्भ लिखो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों को मूल भावना प्रकाश डाला गया है, भारतीयों के मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। फिर अनुवाद देखो, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सबका कल्याण हो, और सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी का भागी ना बने। अब फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का है कि अपने पठित काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक पर क्या करो उत्तर लिखे है। अब ये 3 नंबर के आवत है, हमरे यहाँ तो ज्योति जवाहर पूछा जाता है, या ज्योति जवाहर के आपका प्रश्नोत्तर भी दिया गया है, देख लीजिए प्रकार। अब आप इसको देखते जाइए, इसको क्या पढ़े हम, प्रश्नोत्तर डालिए और श्री देवी प्रसाद शुक्ला राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक प्रश्न देख लो आप कैसे किस प्रकार पूछा जाता है। ज्योति जवाहर में ज्योति जवाहर खंड काव्य पर आधारित, खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, फिर किसी एक प्रश्न के उत्तर देखे। ठीक, अब प्रश्न नंबर खा का क्या करके आपका उत्तर देना है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक या तो वहां क्या करके किसी एक पे यहाँ आप उत्तर देवो। अब खा के अब आपका यक्कन है दोनों करेक्ट है। ठीक, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उनके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, है ना। एक आप दोनों में से किसी एक का करेक्ट है और 3 नंबर आपका मिलक है। ठीक, अब देखो कैसे करा जाता है। श्री देवी प्रसाद शुक्ला राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कवि ने उन्हें संगम का राजा कहा है। प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने नायक के व्यक्तित्व को भारत की संस्कृत, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विशेषताओं से सम्मानित करके नायक जवाहर के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशेषताओं को देखा है। अब आगे देखिए, अलौकिक पुरुष, देखो हेडिंग आपको क्या डालना है, अलौकिक पुरुष। फिर गांधी जी से प्रभावित हुए, फिर देखो समन्वयकारी लोकनायक, फिर राष्ट्र में राष्ट्रीय भावों के प्रेरक। इस प्रकार आप हेडिंग बाय हेडिंग पूरा लिखोगे। ये देखो दृढ़ पुरुष संकल्पी, फिर देखो
उसके बाद कांटों की नौका पर खिलना मेरे जीवन की शैली है, मैं दिनचर्या पूर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। फिर देखो नीतिज्ञ एवं स्वाभिमानी, फिर गौरवमय अतीत के वास्तविक अधिकारी। फिर ऐसे हेडिंग डाई करके तो आपका लिखक रही, देख लो। फिर आई जाबू के पास अगला प्रश्न, अब आपके देखो क्या है, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 पर कहा था कि निम्नलिखित दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3+2 बराबर 5 नंबर के आपके आई जी साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय है ना। 2 नंबर रचना के, बाकी 3 नंबर जीवन परिचय के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों आप याद कर लो तो आपके बोर्ड एग्जाम में चांसेस कम है कि कम मतलब फंसी, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में है, में से कोनो न कोनो आ ही जाए। अब देखो हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय। एक हाँ जी, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हमने यहाँ पर एडजस्ट करके लिख दिया, अब आप लोग समझ जाइएगा। फिर देखिए पदम पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री उमरराव बख्शी तथा बाबा पुन्नालाल बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माता जी की साहित्य से प्रेम था, अतः परिवार के साहित्य वातावरण का प्रभाव इनके मन पर भी गहरा पड़ा और ये विद्यार्थी जीवन में ही कविताएं लिखने लगे। बीए उत्तीर्ण करने के बाद बख्शी जी, देखिए अब ऐसे ही जीवन परिचय आपको भी लिखना है। अब इस प्रकार जब आप संक्षिप्त परिचय उसके बाद विस्तृत जीवन परिचय जब आप लिखते हैं तो वो एग्जामिनर आपको बेहतर नंबर देगा। देखिए देखते जाइए, है ना। फिर देखिए आप, फिर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको अगर जैसे दिक्कत हो तो। फिर देखिए अगला जो है कि अब ये 5 नंबर का ये हो गया। फिर अगला देखिए पद्यांश में भी वही चीज है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि के जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर रचना, 3 नंबर वो है, तो टोटल 5 नंबर। अब आप चाहे सूरदास, चाहे सुमित्रा नंदन पंत, चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान, किसी एक के लिख दो। अब ये तीनों जनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद के लो, बोर्ड एग्जाम में पक्का फंसी। ये तीन इनके और 3 इनके याद के लो, बोर्ड एग्जाम में ना अगर आई तो हमें बताया, हम फिर यहीं से पेपर काट के हमरे लेके कमेंट क्योंकि सर जी देखो आप बताओ रहे 6 जन का आया हुआ, तो हम गारंटी ली थी 100 आउट ऑफ 100% इन्हीं 6 जन्मा में से पूछिए बोर्ड एग्जाम में, है ना। देखो जीवन परिचय क्या करबो, पहले एक संक्षिप्त परिचय लिखबो, फिर उसके बाद विस्तृत परिचय जीवन में यहाँ लिखबो, है ना। देखो है ना, इस प्रकार जब आप लिखोगे तो आपका नंबर बेहतर बोर्ड एग्जाम में मिला। तो देखिए इस प्रकार अब आपको लिखना है। फिर देखिए अब आइए लास्ट क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक, अब इसके बाद 27, 28, 29 और 30 क्वेश्चन बचे हैं, है ना। फिर देखो अपनी पाठ्य पुस्तक में से, तो जिन लोगों ने जीए फाइटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो कि खाली वीडियो में देख लो। और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग भी बैठ करके सोल्यूशन कर रहे होंगे, है ना, पेपर का। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अपने मोहल्ले में नालियों की सफाई कराने हेतु नगर पालिका के चेयरमैन को पत्र लिखिए। 2 नंबर की और 4 नंबर के देख लो। अगर श्लोक आप कोई भी लिख लियो जो आपके पेपर में ना आवा हो, जैसे देखो एक श्लोक हम लिख के लेके आए ना आप सभी के लिए, कहा है बंधनम मरणम वापी जो वापी पराजया अभयत्र समो वीरा वीर भाव ही भारता वीरता। इसको लिखिए। उसके बाद फिर देखिए 28 नंबर पर, ये 2 नंबर के आपके आवत है, ठीक। देखो 2 नंबर के आपके आवत है। फिर देखो अपने मोहल्ले में नालियों की सफाई कराने हेतु नगर पालिका के चेयरमैन को पत्र लिखिए। अब आप इसको हल करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर देखो, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम बलरामपुर, विषय मोहल्ले की सफाई हेतु। मान्यवर आपका ध्यान माधवपुरम से संगलन बस्ती की गंदगी से उत्पन्न दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित किया जाता है। इस बस्ती में सफाई व्यवस्था इतनी
निम्नतर और चिंताजनक है कि यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए भयानक खतरा उत्पन्न हो गया है। फिर जगह जगह सड़कें कूड़े कचरे के ढेर और उन पर विभिन्नता मक्खियां किसी भी महाकारी को आमंत्रित कर सकती हैं। साथ ही कूड़े कचरे के ढेर को बिखेरने से भी रास्ता चलने वाले को भी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः उक्त बस्ती की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अविलंब अविलंब कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए, अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती है। साध अब आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, धन्यवाद भवदीय, धन्यवाद भवदीय, यहाँ इसको काट दीजिए, धन्यवाद भवदीय। आपको बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखना है ना। फिर देखो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यालय से टीसी लेने हेतु आप इसमें से किसी एक को करिए, आपको 4 नंबर मिलेंगे। फिर देखो, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। चंद्रशेखरा का आसिफ, तो अब आप बताइए चंद्रशेखरा कौन था? तो चंद्रशेखरा क्या था? चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आशित। फिर देखो, कीर्ता केन वर्धते, तो देखो कीर्ता दानेन वर्धते, है ना। ये 2 नंबर के आप आवत है, 2 प्रश्न वहां में से के लो। फिर देखो, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। विज्ञान वरदान या अभिशाप, देश प्रेम, परोपकार, छात्र अनुशासन, आतंकवाद की समस्या। अब आपका बता दी, बोर्ड एग्जाम जब 18 तारीख का जब आप पेपर दे जाओ तो देख लियो, विज्ञान वरदान आई, परोपकार आई और छात्र अनुशासन, ये तीनों में से कोई ना कोई आई और यही आई, निश्चित है। कमेंट में आज बताओ कि हाँ सर जी आवारा की नहीं। उस बोर्ड में 9 नंबर के आपके कि 7 नंबर के आपके निबंध आते हैं, 7 नंबर के, है ना। तो आप एक निबंध तैयार कर लो। हम एक निबंध लेके आना है, कुछ इस प्रकार है, देख लो। पहले आप क्या करबो, प्रश्न उत्तर डालबो, फिर विज्ञान वरदान अभिशाप के हेडिंग डाल दियो, प्रस्तावना डाल के बेहतर तरीके से इस प्रकार ऐसे लिख दियो। उसके बाद क्या करबो, देखो ओढ़ते खूब बेहतर तरीके से लिखो निबंध, कम से कम 3 पेज के निबंध। विज्ञान वरदान के स्वरूप, देखो विज्ञान वरदान के स्वरूप यातायात के क्षेत्र में, अब फिर देखो संचार के क्षेत्र में, फिर दैनंदिन जीवन में, दैनिक जीवन में, है ना। फिर देखो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, और फिर औद्योगिक क्षेत्र में, फिर कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, फिर देखो उसके बाद आपका क्या कर रखा है, शिक्षा क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र में। उसके बाद निष्कर्ष आप लिख देवो। तो इस प्रकार आपका ये पूरा पेपर हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है और आपको दिखाते हुए भी चले हैं कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, एमसीक्यू किस प्रकार भरेंगे, उसके बाद जो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं उनको किस प्रकार हल किया जाता है और किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में हम क्वेश्चंस को लिखते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो और क्वेश्चंस इसके सब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक या कुछ नहीं छूटा होगा जो आपको ना समझ में आया हो या कोई चीजें हम ना बताए हो। ऐसे बेहतर पढ़ाई के लिए आपको जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों के बीच में भेज दीजिए और उनको भी बताइए कि जीएफ फाइटर्स 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहा है। अब आपके पेपर के लिए बहुत कम समय बचे हुए हैं, तो अच्छा यही होगा कि आप अभी से जुड़ जाइए और प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते हुए चलिए फुल कॉन्सेप्चुअली। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।